कल के हफ्ते की एक्सपायरी के बाद आज सेंसेक्स निफ्टी से है हल्की राहत और हरे निशान में शुरुआत के संकेत। हफ्ते के आखिरी दिन कैसा रहेगा ट्रेड, क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, फोकस है इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। आज दीप के साथ हूं मैं अनिल सिंह भी। नमस्कार। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। कल भी साथ में था, आज साथ में। गुड टू हैव यू बैक सर। और जो नेचर रिट्रीट जिधर आप गए थे, रिफ्रेशिंग। हाँ, बहुत ही बढ़िया। मतलब हालांकि पिछले 2 दिनों से इसी वजह से, ट्रैवल की वजह से मैं क्लोजिंग वाला शो नहीं कर पाया। आज तो क्लोजिंग शो में भी हूँ। मतलब ये वाकई वैसे ट्रैवल करना बड़ा टैक्सिंग है, मतलब सीरियसली। और काम के बाद वो हाँ, काम के बाद और फिर लेट नाइट फ्लाइट्स और वो सब बड़ा, मतलब हमारा तो 50% पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हैं हम। ऑफिस आने का समय फिक्स है, जाने का नहीं। उठने का समय फिक्स है सुबह, सोने का कि 5 बजे उठने है। हाँ, सोने का फिक्स नहीं। बट यही मज़ा है लाइफ का। तो अच्छी बात ये थी दीप कि कल वाकई में हमने सारे एडिटर्स ने बड़ा एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस था। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के आसपास भी इतनी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर पूरी हरियाली, और ऐसा लग रहा है कि आप कोई जंगल वंगल में आ गए। और मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ एक आध तस्वीर भी डालूंगा ट्विटर पे। बहुत ही बढ़िया सेशन में मैं एकदम चार्जअप होकर आया हूँ। चलिए बढ़िया। और आपके स्वागत के लिए बाजार भी एकदम चार्जअप है सर आज के लिए। आप तो पवेलियन वापस आ गए, पर कल जो 3 बॉलों में गेम बदला है। वाह, मैथ्यू वेड ने क्या मतलब कोई शाहीन आफरीदी को भी इस तरह से मार सकता है। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। ये कल शाहिद आफरीदी को भी पता चला होगा। और जो मतलब जो 2 6 जो मारे थे, पहला और तीसरा वाला, जो उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से, हाँ, ओ माय गॉड। मतलब मुझे याद नहीं आता कि उसके मुकाबले का जो इससे पहले मैंने जो शॉट देखा था, वो जो सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की बॉल पे ऊपर अपर कट जिसे बोलते हैं, वो वाला, वो मेरा अब तक का सबसे फेवरेट शॉट था। नंबर 2 पे हेलीकॉप्टर शॉट आता है। और लेकिन अब इसकी भी मतलब एंट्री हो गई, कमाल। हाँ, बट दोनों ही मैच बड़े इंटरेस्टिंग थे। दोनों आखिरी 2-3 ओवर दोनों ही मैचेस के, चाहे वो न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची या फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंची, तो गजब का एक्शन, मतलब बहुत ही बढ़िया था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं सिर्फ आखिर के 2 ओवर ही देख पाया इस मैच के। अच्छा, हाँ, मैं फ्लाइट में था और जैसे उतरा, फिर उसके बाद 2 ही ओवर देखे, तो मैंने कहा काम हो गया। पूरा जो मजेदार पार्ट था वो देख लिया। इसको मार्केट की भाषा में कहते हैं रनिंग करेक्शन, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों को देखने को मिला। लीग में एक भी मैच नहीं हारे, बिल्कुल। और वो करेक्शन में नहीं पूरा खत्म ही हो गए। जितने कहते हैं कि जब आपकी पोजीशन जरूरत से ज्यादा हो और उसी वक्त करेक्शन आए तो ये होता है। तो एक तरफा तेजी, एक तरफा मैच जीत के करेक्शन ऐसे समय पे आया जब नहीं आना चाहिए, जब हाईएस्ट आपकी पोजीशन हो, लीवरेज पोजीशन हो, और वहाँ करेक्शन आ जाए तो क्या हाल है। वैसा इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ हुआ। बट दोनों टीमें अच्छी खेली, इसमें कोई डाउट नहीं। वाली फाइनल में ना पहुंची हो, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बिल्कुल। तो जीत और हार तो सिलसिला है, और हम तो खास तौर से तब जरूर बोलेंगे जब हम सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाए, तो जीत और हार चलती रहती है। अपने आप को सांत्वना देने का ये एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बढ़िया एक्शन रहा। और अब इस वीकेंड फाइनल के लिए भी तैयार हो जाइए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दमदार एक्शन होना चाहिए। पर आज भी सर फाइनली लग रहा है कि अच्छा एक्शन हो सकता है। आज का सेटअप समझे, उससे पहले आज के जो ट्रिगर्स हैं ये बताएं सर। ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो दीप, अमेरिका से ट्रिगर्स मिले जुले हैं। डाउ लाल निशान में बंद हुआ, 125-150 पॉइंट। उम्मीद 25-30 पॉइंट की थी, ठीक है, थोड़ा नीचे बंद हुआ, लेकिन दिन के लो पॉइंट पर बंद हुआ है लगातार दूसरे दिन। इसके विपरीत नैस्डैक और S&P दोनों हरे निशान में बंद हुए, तो उतने खराब नहीं है अमेरिका। और फ्यूचर्स भी थोड़े ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। रिजल्ट के लिहाज से बड़ा दिन है। निफ्टी की 5 कंपनियां वायदा कारोबार के 14, 5, 21 जय हो। 19, हाँ, 14, 5, 19, माफी, हाँ 19। कैश में पता है कितने? 500 तो होंगे। 800। ओहो, ओके। सो आज सबसे बड़ा आराम हमारी रिसर्च टीम के लिए भी। क्या अगर कोई 2-4 रिजल्ट छूट भी जाए, सर छूट गया, पता चलेगा। अच्छा, पहले पता भी चलना चाहिए। ये नहीं, ये वाला चल रहा था, बहुत ही ठीक है, पता नहीं चलेगा। स्ट्रेस फ्री है। जब 800 कंपनियां एक साथ रिजल्ट दे रही, तो टीम को भी स्ट्रेस फ्री होकर काम करा। जो समझ में आए, जैसा समझ में आए, इंपॉर्टेंट अपने अकल से, अपने दिमाग से चलाते रहें। तो रिजल्ट आपके लगातार आते रहेंगे। और टाटा स्टील के नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद। इंटरेस्टिंग एक्शन रहेगा इस स्टॉक पर भी, और कुछ और नतीजे हैं जिन पर आज एक्शन दिखने वाला है। फिनो पेमेंट्स की आज होने जा रही है लिस्टिंग। एक और नया खिलाड़ी बाजार में उतरता हुआ आज। बिल्कुल। और एक नया आईपीओ भी खुल रहा है मंडे को, उसके मैनेजमेंट से भी करेंगे बात। तो जो आईपीओ मार्केट का पूरा एक्शन है उस पर तो सर की राय लेंगे ही, बट एक बार जरा बाजार के एक्शन की बात करें सर, क्योंकि लगातार 2 दिनों से हमने देखा है कि एंड में बाजार थोड़ा रिकवर होकर इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड कर सकते हैं। परसों
हमने देखा 18,000 आराम से बाजार ने होल्ड किया। कल 17,800 के नीचे एक बार गया था जो डेंजर लेवल है, बट बाय द टाइम रिकवरी का जब समय आया तो 17,800 आराम से होल्ड किया, हालांकि जो 17,925 के लेवल के आप बताते थे उससे थोड़ा नीचे है। तो कैसे देखें इसे? देखिए, पहली चीज तो जो सब कबाड़ा किया वो बैंक निफ्टी ने किया। बैंक निफ्टी तो खराब हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो 26 अक्टूबर के लोज बनाए थे हमने बैंक निफ्टी पे 38,423 के, उसको भी तोड़ दिया और उसके नीचे ही बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने तो कमजोरी के संकेत कल भी दिए, सॉरी बंद उसके ऊपर हुआ। 38,350 के आसपास का कल का 38,348 होना चाहिए जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी तो खराब हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये दिक्कत है। निफ्टी 17,800 को होल्ड कर पाए। देखिए 17,925 के नीचे खराब होना, नीचे बंद होना बहुत अच्छा तो नहीं है। 17,800 के नीचे बंद होता तो ज़्यादा खराब होता था। और आखिरी उम्मीद क्लोजिंग बेसिस पर जो है, जितने भी आपके लॉन्ग ट्रेड्स हैं उसमें 17,650 की होती है। 17,671 की लो क्लोजिंग में थी, वो तोड़ेंगे क्लोजिंग बेसिस पे तो 200-300 पॉइंट की रिस्क और खुल जाएगी, तब 17,300 17,400 आता है। तो जब तक 17,671 के नीचे बंद नहीं हो रहे तब तक अभी भी रेंज बाउंड मार्केट है। 1000 पॉइंट गिरे, 500-600 बढ़े, वापस 300-400 गिर रहे हैं, वापस 200-300 बढ़ेंगे, तो ये टाइम पास चलता रहेगा। ये हो भी रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि हर रोज क्लोजिंग बेसिस पे पता नहीं, दिन भर तो कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन क्लोजिंग के वक्त पता नहीं कहां से कॉन्फिडेंस आता है, सब वापस ऊपर कर लेते हैं। बिल्कुल, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो आज गैप से खुलेंगे ऊपर की तरफ, देखते हैं कितना टिक पाते हैं। नीचे तो आना ही है वापस, टिक पाएंगे मुश्किल तो है, मुश्किल लग रहा है थोड़ा। लेकिन एक ही चीज है जो अच्छी बात है कि थोड़ा सा वीकली एक्सपायरी का जो हल्का फुल्का जितना भी प्रेशर होता है वो कम हुआ है। वो कल कम, अगर पोजीशन में देख रहा था अभी डेटा भी है ही नहीं, बहुत कम है। ऑप्शंस में पोजीशन काफी कम है। सो बाजार हल्के हैं एक्चुअली। इसको तेजी या मंदी के बजाय ये देखना चाहिए कि एक्चुअली मालूम है क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है लोगों का। अच्छा, इट इज मोर ऑफ इंटरेस्ट, व्यू का सवाल नहीं है जी। व्यू आपका तब बनाते हैं या बनता है जब आपको बाजार में इंटरेस्ट होता है। अब आप कह सकते हैं कि व्यू नहीं बन रहा है इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, पॉसिबल है। इंटरेस्ट नहीं है इसलिए व्यू नहीं बन रहा है, वो भी पॉसिबल है। सो पॉइंट ये कि किसी को इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने का इंटरेस्ट है नहीं बाजार के डायरेक्शन को लेकर, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं गिरेगा, कुछ फैक्टर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जाने वाला है भाई। सो उस बीच में जाने वाला तो जा क्यों नहीं रहा और बढ़ने वाला तो बढ़ क्यों नहीं रहा, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी भी एक तरह का ट्रेड लेकर, और फिर आप सोचते छोड़ो यार जाने दो, इसको डायरेक्शन लेने दो, उसके बाद देखेंगे। ये हो रहा है, ये इंतजार, तो वेट एंड वॉच में है। देखते हैं अगले हफ्ते हो, चलिए तो देखते हैं, उसका इंतजार रहेगा। पर एक फैक्टर सर जो लगातार दबाव बना रहा है, FIIs जी। एक दिन थोड़ा कम एक्शन आता है, थोड़ा लगता है कि चलो हाथ रोकेंगे, वापस ये बड़ा एक्शन कर देते हैं बिकवाली का। सर मामला सीरियस है, मतलब अब तो देखो इवेंचुअली शुरू में तो हम भी कह रहे थे कि भाई तीसरी महाशक्ति है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस लेवल से और जिस स्पीड से और जिस क्वांटम में बिकवाली कर रहे हैं वो उठने तो नहीं देगा बाजार को जब तक कि ये बेचना बंद न करें जी। लेकिन एक चीज़ ये भी क्लियर है, जिस दिन बेचना बंद किया ऐसा स्प्रिंग की तरफ कूदेगा कि आप और हम देखते रह जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक तो क्लियर कट है सेल ऑन राइज का मार्केट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। 1637 करोड़ की कल की बिकवाली बड़ी है। प्रॉब्लम मालूम क्या है, अगर FIs इंडेक्स बेचते ना तो मुझे ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि इंडेक्स वो तब बेचते जब शॉर्ट टर्म व्यू उनका मार्केट पे खराब है कि हो सकता है 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए, चलो इंडेक्स बेच के हेज करते हैं, हमें हमारा स्टॉक या हमारा पोर्टफोलियो नहीं बेचना है। लेकिन इस बार फॉर ए चेंज लगातार स्टॉक्स में बिकवाली है और दमदार है। 1600 करोड़ कल बेच दिए, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर 740 करोड़ है, तो लगभग आपके 2400 करोड़ के स्टॉक्स आपने कल बेच डाले। इंडेक्स में खरीदारी की तो भी खाली 193 करोड़ की जो छोटी है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप देखेंगे पिछले 3 हफ्तों में तो लगातार स्टॉक्स में जो भारी बिकवाली हुई है, मतलब सीरियस प्रॉफिट बुकिंग या सीरियस जो कहना चाहिए कि जिसे पोर्टफोलियो वो खाली कर रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपर में आपको सप्लाई आएगी ही आएगी। 2 रीजन से, एक ये खुद बेचने के लिए बैठे हैं तैयार, दूसरा जो ट्रेडर्स फंसे हुए हैं वो भी तैयार बैठे हैं कि आए भाव दें। करेक्ट। और यही वजह आप देख रहे हैं अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स पे भी स्टॉक जब बढ़ता है खुलता है गैप से सप्लाई आ जाती है। यस सर। सबसे बढ़िया एग्जांपल सेल है जो 127 128 हुआ और उसके बाद वापस अब वो पता नहीं पिछले क्वार्टर में भाव 140 150 का आया था रिजल्ट पे, वो पूरे 3 महीने में आया नहीं आया। इस बार 125 127 28 आया, अब पता नहीं वो वापस कब आएगा, अटका हुआ है। ये वैसा हाल है। ये मैं एक टेस्ट केस बता रहा हूँ खाली आपको, ऐसे 50 केस हैं जहाँ दमदार रिजल्ट के बाद सप्लाई और सप्लाई के बाद स्टॉक में वापस। तो स्टॉक स्पेसिफिक
एक्सीडेंट समस्याएं ज़्यादा है बजाय इंडेक्स के। बिल्कुल। तो थोड़ा एफआईएस का प्रेशर है, डीआईएस सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एफआईएस की लगातार बिकवाली आ रही है। चलिए सर, फिर समझाइए आज के संकेत। एफआईएस डीआईएस तो ठीक है, एफआईएस नेगेटिव है, डीआईएस थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बट बाकी संकेत? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है दीप। हालांकि अमेरिकी बाजार दिन के लो पर बंद हुए, मैं नेगेटिव भी कह सकता था, लेकिन ऐसा कोई खास नेगेटिव नहीं। थोड़ी 100-125 पॉइंट की 150 पॉइंट की कमजोरी ज़्यादा नहीं होती। डाउ फ्यूचर 70-80 पॉइंट में लास्ट ऊपर देखा था, 50 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक S&P ऊपर ही बंद हुआ है। और ये सब कुछ तब हुआ है जब आपको पिछले 30 साल से सबका सबसे खराब महंगाई का आंकड़ा अमेरिका में दिखा है। yes, तो मतलब 30 साल के सबसे खराब महंगाई के आंकड़े का रिएक्शन 30 घंटे भी नहीं है जी बिल्कुल। तो फिर आप और हम क्यों चिंता करें, क्यों दुखी हो फालतू में, जब वही नहीं दुखी हो रहे जिनकी महंगाई बढ़ रही है। Exactly. तो ठीक है, हम बजाय उनकी इकोनॉमी की चिंता करने के हम उनके मार्केट की चिंता करेंगे। yes. मार्केट के हिसाब से हम भी एडजस्ट करेंगे। अगर उनका मार्केट एडजस्ट कर रहा है तो हम उनके मार्केट को हम एडजस्ट कर लेंगे जी। ज़्यादा बढ़िया। तो उस हिसाब से ज़्यादा कोई ऐसी खराबी नहीं है। ग्लोबल न्यूट्रल है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं और बाकी तीनों संकेत न्यूट्रल है। एफएनओ, सेंटिमेंट और ट्रेंड तीनों न्यूट्रल है। एफएनओ, सेंटिमेंट, ट्रेंड तीनों न्यूट्रल है। ये है आपके लिए आज के संकेत। एक नेगेटिव एफआईएस का आज के लिए। लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं? 17,750, 17,800 आज के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा और इसके नीचे 17,625, 17,700 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों करने की राय होगी। 17,613 का लो बनाया था इंट्राडे में और 17,671 का क्लोजिंग बेसिस पर हमने लो बनाया, तो उस लिहाज से 17,625, 17,675 आती है। मैंने 700 तक रखा है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों करनी है। फ्रेश मंदी आप 17,600 के नीचे बंद होने पर ही करेंगे, चिंता न करें। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,925, 17,975। वैसे 17,915 निकल कर आता है वो लेवल, लेकिन 17,925, 17,975 ऊपरी रेंज है। इस रेंज में कहीं ना कहीं हम खुलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 18,025, 18,075 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। वहाँ पर जाने पर आपको बिकवाली और मुनाफा वसूली दोनों आती दिखेगी। बैंक निफ्टी कल बंद भी खराब हुआ है और डे में भी 38,425 को थोड़े वक्त के लिए तोड़ा है, लेकिन तोड़ा जरूर है। 38,350, 38,425 ये आखिरी उम्मीद है बुल्स की, जो कल के लोअर लेवल को होल्ड करे और 26 अक्टूबर का भी लोअर 38,425 था, उसे होल्ड करे। इसके नीचे जाने पर 37,925, 38,100 ये अगला अहम सपोर्ट लेवल होगा, जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,875, 38,925 ये रुकावट की रेंज है। 50 पॉइंट की रेंज निकल कर आई है। यहाँ पर रेंज छोटी निकल कर आई, नहीं तो आमतौर पर बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट तक की भी रेंज निकलती है, लेकिन आज के लिए यहाँ पर हम रुकने चाहिए। अगर इसे पार करके टिके तो 39,025, 39,225 वो रेंज है, जहाँ पर आने पर किसी के इन्विटेशन का इंतजार न करें, प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें, अपनी लॉन्ग पोजिशन कम भी कर लें और एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो वहाँ पर शॉर्ट भी करें। ये आपके लिए बड़े जोन हो गए। दीप क्लियर है सर। तो ये तो आपके लिए बड़े लेवल्स निकल गए, जोन निकल कर गए। दिन की रेंज क्या है सर? 17,800, 17,925 दिन की छोटी रेंज है। 17,750, 17,975 मीडियम रेंज है। 17,700 से 18,075 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चलें आप। बैंक निफ्टी 38,350, 38,875 दिन की छोटी रेंज मानकर चलें, ठीक है। और 38,100, 38,925 दिन की मीडियम रेंज होगी और 37,925, 39,025 ये 1100 पॉइंट की रेंज निकल कर आती है। बेसिकली 38,000, 39,000 मान लीजिए ब्रॉडली। क्लियर है। जो पहले इसमें एक ही चीज़ हुई दीप, जो बदलाव हुआ है बैंक निफ्टी में, जो समझने वाली बात है वो ये कि कल तक, कल से पहले तक जी 39,000, 40,000 आपकी रेंज थी बैंक निफ्टी की, बराबर है। 39,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा था, 40,000 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है। बिल्कुल। कल उस रेंज को 1000 पॉइंट नीचे धकेल दिया इसने। अब जो आपकी रेंज हो गई 38,000, 39,000 हो गई। सीधा 1000 पॉइंट की रेंज को आप नीचे ले आए। हाँ। आप सेफर साइड पे 38,500, 39,500 भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। मुझे 38,000, 39,000 वाली रेंज दिखती है। अब देखते हैं इस रेंज के बाहर किस तरफ किधर निकलता है, वो वाली बात है। क्लियर है। एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन 50%, 1% बढ़ी, थोड़ी सी इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई, हल्की सी खरीदारी। पुट कॉल रेशियो 0.99 पर है। ये रीजनेबल है, कंफर्टेबल है, लाइट है, ओवरसोल्ड नहीं है, ओवरबॉट नहीं है। तो बैलेंस पोर्टफोलियो और नई सीरीज की हफ्ते की जो शुरुआत कर रहे हैं बहुत लाइटर नोट पे। मैं अभी डेटा बताऊंगा आपको थोड़ी देर, कुछ है ही नहीं बताने लायक, फिर भी बताऊंगा। ओके। और विक्स अनचेंज है 1635 पर। ठीक है। अब फिर पोजीशंस की बात करें सर, क्या करना है मौजूदा वालों को? कल के लोस के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाएं इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 17,775 का, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर कल के लोस से 50 पॉइंट नीचे 38,300। पिछले 2 दिनों में एक चीज़ मैंने इंटरेस्टिंग देखी है दीप, दोनों दिन बैंक निफ्टी जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है
उसके 50-75 पॉइंट नीचे जाता है दिन के दौरान डे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए और वापस से घूम के आता है। कल 38,425 का स्टॉप लॉस था, 38,350 बनाया। उससे पहले 38,925 का स्टॉप लॉस था, 38,873 का लो बनाया। तो कहीं न कहीं थोड़ा गेम तो चल रहा है कि स्टॉप लॉस जिस लेवल पे है उसके थोड़ा सा नीचे एक बार हिट करे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, खाली हो वापस। लेकिन अभी तो सब खाली है क्योंकि वीकली एक्सपायरी जा चुकी, तो ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। करेक्ट। इसलिए मैंने भी थोड़ा 50 पॉइंट, एक्चुअली तो स्टॉप लॉस 38,350 ही आता है। फिर मैंने भी कहा कि जो समझ में आया 2 दिनों से सीखा है, 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दे दो और थोड़ा 50 पॉइंट की रिस्क रखो। तो 38,300 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी पर शॉर्ट अगर आप हैं, स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली बहुत दूर आ रहा है 18,100, उसके पहले मेरे पास स्टॉप लॉस है नहीं। तो आप कहेंगे 200 सवा 200 पॉइंट दूर का, लेकिन बाकी आपकी मर्जी जो आप लगाना चाहें। आप चाहें तो 18,000 का लगा लीजिए। मेरे लिए 18,100 निकल कर आता है, कम से कम एक दिन तो मैं ऊपर के रखूँगा। ओके। और बैंक निफ्टी पे भी मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर का आ रहा है, 39,000। एक्चुअली तो मेरा 39,225 आता है। अब मैं 38,560 पे बंद हुआ है, कैसे 39,225 का स्टॉप लॉस 700 पॉइंट ऊपर। फिर भी मैंने 39,050 का दिया है। जिसको किसी को छोटा रखना है वो अपनी रिस्क के हिसाब से रखे। मेरे डेटा में जो निकल के आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर सलाह। अब आते हैं आज के लिए नई पोजीशंस, क्योंकि नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है सर। क्या करना है फिर? खरीदें निफ्टी को 17,700 17,800 की रेंज में मिले मौका, इस 100 पॉइंट की रेंज में जरूर खरीदें। 17,600 का स्टॉप लॉस होगा। 17,875 915 975 3 टारगेट के, बस सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो कल के लोस के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें। 17,775 का खरीदें, 17,915 975 18,015 18,050, बस छोटा से ही क्या रखा है, मोह माया है, बाकी सब इतने आ जाए लेवल बहुत है। वही बड़ी बात अब तो धीरे धीरे वो मतलब ऊपर के लेवल का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि सप्लाई लगातार आ रही है, लोअर लोज बना रहे हैं हम, तो वो चीज़ है। ठीक है। निफ्टी बेचना है 17,975 18,075 की रेंज में बेचें, जरूर बेचें। 17,975 से मूड बनाना शुरू करें। जितना 18,050 18,075 के आसपास 18,100 के आसपास बेच पाएंगे उतना बढ़िया। 18,125 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 18,125 के स्टॉप लॉस की एक खास बात ये भी है दीप, अगर ये ट्रिगर हो तो न सिर्फ शॉर्ट काटें बल्कि डबल लॉन्ग भी करें। वहाँ से एक बार 18,125 के पार निकल कर टिक गया, बंद हो गया, तो फिर बाजार आपको यहाँ से बहुत बढ़िया और अच्छी तेजी दिखाएगा, नई तेजी के लिए तैयार होगा। ये ध्यान में रखें। सो आपका वो स्टॉप लॉस है। नीचे टारगेट जो बनेंगे 17,925 17,875 800 और 750, ये 4 टारगेट के लिए। आज टारगेट भी कम है, लेवल भी क्रिस्टल क्लियर है, कोई समस्या नहीं। बैंक निफ्टी सीधा पहले एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बोल देता हूँ। कल 38,350 का लो बनाया था, उसके 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर रिकवरी देनी है बैंक निफ्टी को तो ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। आपका टारगेट बनेगा 38,775 875 925 और 39,025, सिंपल मैक्सिमम, बस इतना ही। मैं तो बोलूँगा 38,925 तक ही थैंक यू वेरी मच कर दें, उसके आगे के लिए वेट भी ना करें। ठीक है। अगर आप रेंज के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, हर रोज बैंक निफ्टी आपको एक मौका दे रहा है, तो फिर नीचे का जो लेवल बनेगा जहां बैंक निफ्टी को आपको खरीदना चाहिए वो है 37,925 से लेकर 38,100 की रेंज में। 38,100 पे थोड़ा ले लें, 37,925 पे थोड़ा ले लें, 37,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर का टारगेट 38,300 425 500 और 575, ये छोटे टारगेट्स के लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 39,000 के आसपास, मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह जहां में शॉर्ट करना है वो है 39,225, लेकिन बहुत दूर है, इसलिए मैं उससे पहले एग्रेसिव जो शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए जगह है 50 पॉइंट की 38,875 38,925। तो हम उस रेंज के आसपास से शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। 38,925 हो गया, 39,025 हो गया और 39,225। अगर आपको 3 लॉट शॉर्ट करने तो इस तरह से करिए, टुकड़ों टुकड़ों में, हर एक ऊपर के लेवल पे। 39,500 आपका स्टॉप लॉस होगा। दूर दे रहा हूँ स्टॉप लॉस, बहुत दूर है, 1000 पॉइंट दूर। हाँ, मतलब 39,225 तक अगर आप बेचते तो 39,500, लेकिन यही रखिए ताकि आपका ट्रिगर ना हो। ओके। क्योंकि वॉलेटिलिटी में ट्रिगर नहीं होना चाहिए। और 2 दिनों में बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट निकला है, इसलिए ऊपर में बेचना आपके लिए ठीक है, टुकड़ों में बेचना ठीक है। इस रेंज में बेचिए, मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको प्रॉफिट होगा। यही स्टॉप लॉस रखिए। ओके। हाँ, क्योंकि वो लेवल और रेंज जो निकल कर आ रही है वहाँ पे रुकना है इसको, इसलिए आपको बड़ी रेंज और बड़े लेवल दे रहा हूँ ताकि प्रॉफिट बने। अंडरस्टूड सर। 38,775 575 500 425 और 350, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको बिकवाली।
ठीक है सर, तो चलिए सारे लेवल्स आ गए। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए फिर से मौका बैंक निफ्टी में मिलेगा, निफ्टी में भी आज मिलने वाला है, तो नजर रखिए वहां पर। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है सर, 7 स्टॉक्स बैन में हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, BHEL, सेल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सन टीवी, एस्कॉर्ट्स और PNB। FIs का तो डेटा हमने समझ लिया सर। वायदा कारोबार में क्या इंटरेस्ट? कुछ खास है नहीं दीप, प्रीमियम कल बढ़कर आई निफ्टी में 6 पॉइंट से 33 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग की वजह से आखिरी मिनटों में जो हुई है। बैंक निफ्टी में प्रीमियम 97 पॉइंट से बढ़कर 126 पॉइंट आई है। लेवल्स के लिहाज से डेटा बहुत ही कम है, वीकली है 17,500 अब आगे सपोर्ट दिखता है। हाँ, एक लेवल इंपॉर्टेंट है जो साफ दिख रहा है, वो ये 18,000 के पार निकल के टिकना मुश्किल है। हाँ, 18,000 वीकली एक्सपायरी जो अगले हफ्ते की होगी, वहाँ पर 30 लाख शेयर हैं, 22 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं कॉल्स में, और मंथली में भी हाईएस्ट ओपनिंग 18,000 पे। तो अब 18,025 पार करके नहीं टिकता है, तब तक तेजी के बारे में नहीं सोचना है। ओके, हाँ, तो रिकवरी है ना आपकी कहीं न कहीं 18,000, 18,050, 75 की रेंज में खत्म हो जाएगी। ये अभी डेटा में दिख रहा है। अब नया कुछ ग्लोबल अच्छा हो जाए, कोई FI खरीदना शुरू कर दे, वो तो नहीं पता। अदरवाइज जहाँ हम खुलेंगे और उसके बाद 18,000 के आसपास 18,075 की रेंज में आएंगे, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग ही करनी है, बेचना है। ये साफ डेटा में दिख रहा है। बैंक निफ्टी के डेटा कम है, 38,500 जहाँ बंद हुए, ये हल्की फुल्की कश्मकश वाला लेवल है, बाकी डेटा बहुत ही कम है। तो रेंज और लेवल्स हम बता ही चुके हैं। जी ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, नई पोजीशंस की सलाह आज। अच्छा सर, लिस्टिंग आज होने वाली है फिनो पेमेंट्स बैंक की, इस पर आपकी क्या सलाह है सर? इस पर लॉन्ग टर्म के लिए हमने पैसा लगाने की राय दी थी, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो कोई व्यू था नहीं, और लिस्टिंग भी मेरे ख्याल से इशू प्राइस के आसपास ही होनी चाहिए। 577 रुपये का इशू प्राइस था, 577, मुश्किल से 2 गुना ही भरा था। वही हाल है, ये भी 2 गुना भरा है, पेटीएम भी 2 गुना भरा है, भले ही साइज़ बड़ी हो या छोटी हो। इस तरह के इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का है नहीं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ठीक है, नए ज़माने के बिजनेस हैं, एसेट लाइट मॉडल है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को बजाय इस तरह के पेमेंट बैंक्स लेने के फुल फ्लेज बैंक्स ज़्यादा पसंद आते हो, जहाँ आपके लिए अर्निंग विजिबिलिटी ज़्यादा है ना। सही बात है कि भाई कोटक है या ICICI है या फिर कोई HDFC, तो वो तो कमाएगी जी। सो अपनी अपनी चॉइस है। सो कोई ऐसे फायरवर्क्स तो होने नहीं, इसलिए लिस्टिंग के लिहाज से हमने दिया भी नहीं। नए ज़माने का बिजनेस, छोटा सा पोर्शन 15,000 के वैल्यू का अलॉटमेंट मिला होगा, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हैं। बाकी लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास 5 से 10% ऊपर या 10% नीचे की रेंज में होनी चाहिए, या तो 550, 525 के आसपास होगी, या 600, 625 के आसपास। तो कोई व्यू इस पे है नहीं, रीजनेबली वैल्यूड है, ना ओवर वैल्यूड है, ना खराब है। और वही हाल पेटीएम का भी है। करेक्ट, दोनों का एक जैसा ही हाल है। चलिए, तो ठीक है, ये है आपके लिए आज की नई लिस्टिंग फिनो पेमेंट्स। एक IPO का मैनेजमेंट भी है आज, मैनेजमेंट टारसन्स, हाँ, वहाँ से भी मैनेजमेंट से भी बात करेंगे और फिर जानेंगे क्या करना है। अच्छा सर, बाय द वे, नाइका इंटरेस्टिंग रहा। यूजुअली लिस्टिंग डे पर तो जो होता है उसका अगला दिन इंपॉर्टेंट होता है। Correct. कल हल्का सा गिरा स्टॉक, 3, 3.5, 4% नीचे गया और फिर वापस खरीदारी होकर पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो डिमांड कल फिर से आती हुई दिखी है नाइका के लिए सर। रहेगी, अच्छे शेयरों के लिए डिमांड में कभी कमी आती नहीं है, सबसे बढ़िया बात यही है। इसीलिए हम करेंगे जो यूनिकॉर्न्स प्रॉफिटेबल हो गए। अब देखो, आप एक बात समझो, कोई देवयानी या कोई जोमेटो, ये सारे अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुए, कार ट्रेड, तो भी इनके IPO भरे, अच्छे लिस्ट हुए सब। तो जहाँ प्रॉफिटेबल है वहाँ तो लोग पैसा लगाएंगे, और फिर थोड़ा हाई प्रोफाइल तो है ही है ना जी, वो है ना। मतलब एक फ़र्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से नायका बहुत लोगों को पसंद आएगा, आ भी रहा है बिल्कुल। लेकिन अब आप मुझे पूछेंगे 2200 में नायका लेना चाहिए या अरविंद फैशंस, तो मैं कहूँगा अरविंद फैशंस। वैल्यू वहाँ, ऑफ कोर्स वहाँ वैल्यू है। और अल्टीमेटली अब देखो, ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसा हम रोज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम रोज़ काम करते हैं, हमें लगता है हम परफेक्ट ही कर रहे हैं, हमारे काम में कहीं कोई कमी है ही नहीं, बिल्कुल सब बढ़िया ही चल रहा है जिस तरह से शो कर रहे हैं। कोई बाहर वाला देखे तो उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। सिमिलरली कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां, जिनके पास इस तरह के बिजनेस मॉडल हैं, वो एक किसी डिपार्टमेंट में दबे छुपे पड़े हैं, है ना, न उनका ध्यान जाता, न इन्वेस्टर्स का ध्यान जाता। कभी कोई एक ऐसी कंपनी आती है जो इस तरह का वैल्यूएशन करे, अरे ये तो हमारे पास भी है, हमने तो कभी सोचा नहीं। तो आई एम श्योर कि अरविंद के प्रोमोटर्स इस बात को सोचेंगे, क्यों ना आप सिफोरा का डीमर्ज करके वैल्यू अनलॉकिंग करें। बिल्कुल करेक्ट, तो इन्वेस्टर्स को फायदा हो। सो इस ये कहीं ट्रिगर्स चाहिए होते हैं आपको, जिनसे आपको समझ में आए कि हमारी कंपनी में वैल्यू कितनी है। बिल्कुल, या उनको समझ में आता हो, इन्वेस्टर्स को ना आता हो, आइदर वे। और ये नए खिलाड़ी आने से पता चलता है, आने से पता चलता है। तो इसीलिए टीम में यंगस्टर्स जरूर रखने चाहिए, मेरी तरह। हाँ, बिल्कुल, मतलब मेरी तरह, मतलब मैं यंगस्टर नहीं, मैं रखता हूँ ऐसा। आप हैं नहीं, बहुत मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ।
अगर मैं सोचो, अगर मैं सीए नहीं किया होता या आज मैं टीवी में नहीं, तो मैं क्या बनता? क्रिकेटर ना, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर टीचिंग में। क्योंकि और वो भी कॉलेज का, तो उसमें ये होता है कि आप हमेशा अपने से एक जनरेशन बाद वाली जो जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके टच में रहते हो, तो आपके दिमाग में फ्रेश आइडियाज आते हैं, फ्रेश आइडियाज, नेक्स्ट जनरेशन क्या सोच, दुनिया कहाँ जा रही, वो पता चलता है जब आप अपने से यंगस्टर्स के साथ में रहते हो। इसलिए हमारी टीम, देखिए देखो, ये चारों को दिखाओ, देखो कैसे एकदम चमकते हुए हमारे सारे चेहरे बैठे हैं, देखो वरुण, मानसी, देवांशी, दीप, वंडरफुल। तो चलिए बढ़िया है, और नई एनर्जी भी आती है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी आप देख रहे हैं, नए खिलाड़ी आने से कुछ पुराने खिलाड़ियों पर भी इंटरेस्ट दोबारा आते हुए दिख रहा है। आइए एक बार आपको बता दें फिर, जैसे हमारी पूरी टीम है तैयार आज के लिए अहम ट्रिगर्स, खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। मानसी, आपसे करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल सर। अनिल सर, आज रिजल्ट्स मैं नहीं बता रही कितने आ रहे हैं, क्योंकि सर आप ही बता चुके हैं 800 तो कई सारे रिजल्ट्स जिस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा ट्रिगर्स की अगर बात करें, फिनो पेमेंट बैंक आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है। प्राइस बैंड 560 टू 577 पर इक्विटी शेयर का यहाँ तय किया गया है। 1200 करोड़ का ये आईपीओ है। इसके अलावा टाटा स्टील बीएसएल में ट्रेडिंग आज क्लोजिंग से बंद हो जाएगी। वहीं एशियन पेंट्स प्रोडक्ट की कीमतें जो हैं आज से बढ़ाने वाले हैं। 7 से 10% कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने वाली है, ये आज से लागू होती हुई दिखेंगी। एसएच केलकर और अक्षर केमिकल्स शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट है आज। इसके अलावा इंडो अमाइंस नतीजों के साथ शेयर विभाजन पे विचार करेंगे। रूट मोबाइल क्यूआईपी के फाइनल साइज और प्राइस पर फैसला होगा। मिर्जा इंटरनेशनल बोर्ड बैठक में कारोबार के रीस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा होने जा रही है। और कुछ स्टॉक्स जो कि एएसएम लिस्ट में के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, टैलब्रॉस इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस पर नजर रखिए। इसके अलावा आईपीओ अपडेट, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आज आईपीओ का तीसरा यानी कि आखिरी दिन है। दूसरे दिन तक आईपीओ करीब 23 गुना भरा, जिसमें रिटेल हिस्सा 69.5 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। वहीं सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड आज आखिरी दिन है आईपीओ का, और तीसरे यहाँ पर रिटेल हिस्सा जो है करीब 8 गुना भरता हुआ दिखा है, और आईपीओ करीब 6 गुना भरता हुआ दिखा, तो इस पर भी नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए आईपीओ अपडेट्स। काफ़ी एक्शन उस स्पेस में हो रहा है। आइए नतीजे सबसे पहले शुरुआत करते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग पांशु। आज आप देखिए काफ़ी सारे नतीजे आते हुए दिखे, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जो आय है वो अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखी। लेकिन एज यूजुअल जैसे कि हम काफ़ी सारी कंपनीज का देख रहे हैं, मार्जिन पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखा इस बार, और जो आय है वो इस बार 30% तक बढ़ती हुई दिखी। लेकिन कामकाजी मुनाफा 1% तक कम हुआ है। मार्जिन भी आप देखिए 34% थे, वहाँ से घटे हैं करीब 26% पे आते हुए दिखे, और जो मुनाफा है वो भी 15% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ ही कंपनी आने वाले समय में करीब 350 करोड़ तक का कीपेक्स करती हुई दिखेगी। एंटरटेनमेंट, यहाँ पे भी आप देखिए नंबर्स अच्छे हैं, जो आय है वो 15% तक बढ़ती हुई दिखी है, और जो मुनाफा है वो आपको 187% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। कामकाजी मुनाफे में भी 30% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखी है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कमजोर नतीजे इस बार आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो इस बार करीब 13% तक कम हुई है। मुनाफा भी 11% तक कम होता हुआ दिखा है। ब्याज से आय 7% तक घटती हुई दिखी है। डिस्बर्समेंट्स हल्के से बड़े हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर मजबूत नतीजे आए हैं इस बार। उनकी जो बिक्री है वो 12% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में भी करीब आप देखिए 224% तक का बड़ा जंप आता हुआ दिखा है। 33 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ पे आए हैं, और मार्जिन इस बार 12% से बढ़कर 14% पे आते हुए दिखे हैं। एनएचपीसी यहाँ पे भी मजबूत नतीजे आते हुए दिखे। जो कुल बिक्री है वो करीब 1.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 3% तक बढ़ता हुआ दिखा है, और जो मुनाफा है वो भी इस बार 1300 करोड़ से बड़ा है, 1387 करोड़ पे पहुंचते हुए दिखे। और साथ ही ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन काफ़ी मजबूत नतीजे हैं। आज के दिन में ये स्टॉक रिया करता हुआ दिखेगा। कुल बिक्री 21% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी घाटा था पिछले साल, जो कि इस बार मुनाफे में आई है 28 करोड़ का कामकाजी मुनाफा। मार्जिन 18.5% पर कंपनी ने क्लॉक इन किया, और जो ओवरऑल घाटा है वो कम होता हुआ दिखा है। करीब 47 करोड़ का घाटा था, वो कम हुआ है। 4 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट राउंड ऑफ नतीजे। इसी में वरुण से भी कुछ और नतीजे के बारे में जाने। वरुण, बताएं। ओके दीप, तो मेरे पास ज़्यादातर कमज़ोर नतीजे हैं। सबसे पहले डीएफएम फूड्स, नतीजे थोड़े बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे कंपनी ने नुकसान किया है करीब 3 करोड़ के आसपास का। एबिटा फ्रंट पे भी 5 लाख के आसपास का कंपनी ने नुकसान किया है। जो एक्सट्रूडेड मार्केट्स है उसमें क्वार्टर करीब 1% के आसपास की गिरावट हुई, ये कंपनी ने अपने अपडेट में दिया है। प्रताप स्नैक्स, यहाँ पे मार्जिन जो है वो कमज़ोर है, 7.1% से गिर के 6.5% के आसपास आए हैं। हालांकि रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा 75% बढ़ा है। यहाँ अदर इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिला है। एंड्योरेंस टेक, नतीजे वीक है। रेवेन्यू 6.7% बढ़े है, लेकिन एबिटा मार्जिन जो है 17.7% से गिर के 13.8%, मुनाफा 20% गिरा है। जेबी केमिकल्स
मार्जिन्स यहाँ भी प्रेशर में है, 24.8% से गिर के 21.4% के आसपास आए हैं। मुनाफा 34% बढ़ा है, माफ़ कीजिएगा, हाँ, मुनाफा 33% बढ़ा है। रेवेन्यूज जो है वो 34% बढ़े हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कुल इनकम जो है करीब 20% के आसपास बढ़ी है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है वो फ्लैट रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का जो मुनाफा है 77% के आसपास की गिरावट आई है। पीटीसी इंडिया वीक नतीजे हैं, रेवेन्यू जो है करीब 9% गिरे हैं। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, 8.6% के आसपास के। मुनाफे में 1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 195.5 करोड़ के आसपास ही आया है। कुल वॉल्यूम्स में करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। ओके, तो ये हैं आपके लिए नतीजे वरुण की तरफ से। आइए मानसी से भी जानें कुछ और नतीजे। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, रेलटेल के नंबर्स मजबूत आए हैं। कंपनी की आय में करीब 27% की बढ़ोतरी देखी है हमने। मार्जिन्स 25.5% से 31% पर जाते हुए दिखे हैं और मुनाफा जो है 131% की बढ़ोतरी यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा मेसर्स मार्गो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल के लिए जो डिमांड कंटेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया था कंपनी ने, वो वापस लिया है। नॉन परफॉर्मेंस के चलते कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया गया और कॉन्ट्रैक्ट की साइज 63 करोड़ की थी। स्टार पेपर मिल्स कंपनी के नतीजे मजबूत है। कंपनी की आय 41% बढ़ी है और मुनाफे में हमने देखा है करीब 1.5 करोड़ के मुनाफे से करीब 7 करोड़ का मुनाफा अब कंपनी देख रही है, तो 325% का जंप यहाँ पर मुनाफे के फ्रंट पर, काफी मजबूत नंबर्स। एफडीसी लिमिटेड कमजोर नतीजे, कंपनी की आय में हमने बढ़ोतरी देखी है। इसके अलावा हर तरफ कमजोरी है। कंपनी के मार्जिन टूटे हैं, 28% से 18% पर जाते हुए दिखे हैं और यहाँ पर मुनाफे में करीब 17% की गिरावट देखने को मिली है। हाँ, कंपनी की रेवेन्यूज में 7% की बढ़ोतरी जरूर देखी है हमने। हेरनबा मजबूत नतीजे, कंपनी की आय में बढ़ोतरी है। कंपनी के मार्जिन 15% से 17% पर गए हैं और मुनाफे के फ्रंट पर 21% की बढ़त देख रहे हैं हम। पंजाब एल्कलीज कमजोर नतीजे हैं। कंपनी नुकसान देख रही है, जहां 3 करोड़ का मुनाफा था, वहां 37 करोड़ का नुकसान कंपनी अब झेल रही है। मार्जिन भी टूटे हैं लेकिन आय में 55% की बढ़ोतरी दिखी है। राइट्स लिमिटेड कंपनी के नतीजे अच्छे हैं लेकिन मार्जिन टूटते हुए दिखे हैं। कंपनी की रेवेन्यूज में 72% की बढ़त, मुनाफे में हमने 31% की बढ़त देखी है। मार्जिन 29% से 20.6% पर जाते हुए दिखे हैं। जेबीएम ऑटो कंपनी के मजबूत नतीजे हैं, मार्जिन इनके टूट रहे हैं। कंपनी की आय 45% बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन 11% से 10% और मुनाफा जो है 23% बढ़ा है। और अंत में हुडको, यहाँ पर कंपनी की आय जो है 6% टूटी है। मार्जिन 97% से 94% और मुनाफे के फ्रंट पर भी 19% की गिरावट है, तो कमजोर नतीजे ही कहेंगे। चलिए, तो ये तो रहे आपके लिए सारे नतीजे। अब शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देवांशी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि एमएससीआई में जो बदलाव होते हैं सर, एक एमएससीआई, क्योंकि सर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। जो एमएससीआई में रीबैलेंसिंग होती हुई दिखी है, उसमें जो बदलाव हैं उसमें आप देखिए सबसे अहम बदलाव जो हैं वो गोदरेज प्रॉपर्टीज, IRCTC, माइंडट्री, एम्फेसिस, SRF, टाटा पावर और जोमेटो ये ऐड होते हुए दिखे। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि जोमेटो जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होता हुआ दिखा है, वो भी लार्ज कैप कैटेगरी में। और जो डिलीशन है वो इप्का लेबोरेटरीज और REC है, इस पर नजर रखें। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स हैं उस पर आप नजर रखें, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, साथ ही ब्राइटकॉम ग्रुप, कारट्रेड टेक ये है, साथ ही क्लीन साइंसेस टेक, देवयानी इंटरनेशनल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको फोकस करके चलना है। लिस्ट काफ़ी लंबी है और अगर डिलीशंस की बात करें तो उसमें आप देखिए DCB बैंक है और साथ ही उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज है और टाटा पावर है जो कि यहाँ से डिलीट होते हुए दिखे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम खबरें। वरुण, आप भी बताएं कौन सी खबरें आपके पास? ओके, एक दो खबरें मेरे पास भी है दीप। उसमें सबसे पहले तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन यहाँ पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि सोर्स पॉइंट जो कि इस कंपनी की ग्रुप कंपनी है, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्टोन हिल ग्रुप को एक्वायर करने के लिए। रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद इसका एक्विजिशन किया जाएगा। इसके अलावा APL अपोलो ट्यूब्स यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फंड एक्शन हुआ है। DSP म्यूचुअल फंड ने यहाँ करीब 14,72,000 शेयर जो है उनको खरीदा है 900 रुपये के प्रति शेयर के भाव पे। लेकिन प्रमोटर्स ने यहाँ बिकवाली की है, करीब 45 लाख शेयर्स की बिकवाली की गई है 900 रुपये के भाव पे। इसके लिए APL अपोलो ट्यूब्स यहाँ पे रखिएगा नजर। ओके, तो प्रमोटर एक्शन थोड़ा इस पर हुआ है, कुछ और काउंटर्स में भी हुआ है, थोड़ा फंड एक्शन भी जहां पर रखनी है नजर। आइए एक बार डाल देते हैं नजर ब्रोकरेज एक्शन पर भी FIR में।
कुशल है हमारे साथ तैयार। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या करें आज ब्रोकरेज। मॉर्निंग दीपांशु, आप देखिए ढेर सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रोकरेज की लिस्ट है वो भी काफ़ी लंबी है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर जेफरीज की राय आती हुई दिखी है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट जो है 1190 पर बिना बदलाव के रखा है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सीवियर मार्जिन प्रेशर और जो इंडियन ग्रॉस मार्जिन है, इंडिया की ग्रॉस मार्जिन है, उस पर मैसिव कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ नजर आया है, जिसके कारण से उन्होंने ये टारगेट्स रखे हैं। साथ ही क्रेडिट स्विस भी गोदरेज कंज्यूमर पर टारगेट कट किया इन्होंने, हालांकि आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। 1150 से घटाकर 1110 रुपए के टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं और FY 22 से 24 का EPS 2 से 5% ये घटाया इन्होंने। साथ ही CLSA की राय पिरामल एंटरप्राइजेस पर भी आती हुई नजर आई है, कल इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे। आउट परफॉर्म की रेटिंग ये दे रहे हैं, बट टारगेट जो है 2960 से घटाकर 2920 रुपए के इन्होंने किए हैं। और साथ ही FY 22-23 का जो मुनाफे का एस्टिमेट है वो 12% और 4% रिस्पेक्टिवली से ये घटाते हुए दिखे हैं। साथ साथ मैक्वेरी की राय पेज इंडस्ट्रीज पर भी आई है, जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट्स भी बिना बदलाव के 27,500 पर रखे हैं इन्होंने। जी एंटरटेनमेंट के नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं। CLSA ने इस पर खरीदारी की राय दी है और टारगेट 400 से बढ़ाकर 415 के दिए हैं, जिसमें एड रेवेन्यूज़ करीब 21% दूसरी तिमाही में बढ़ते हुए दिखे हैं। साथ ही जो कंपनी के CEO है उन्होंने कहा है कि एड रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और जी सोनी की मर्जर पर की जो ड्यू डिलिजेंस है वो काफ़ी प्रोग्रेस पर है। इनके इनफैक्ट मैक्वेरी ने भी जो टारगेट है 410 रुपये के यहाँ पर दिए हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखते हुए। CLSA ने टाटा स्टील पर भी रिपोर्ट जारी की है, जहाँ पर बाई रेटिंग है। 1950 रुपए के टारगेट को लेकर यूरोपियन मार्केट से खासकर काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो एशियन स्टील प्राइसेस हैं वो रेंज बाउंड रहेंगे, पर इंडियन प्राइसेस और साथ ही यूरोपियन प्राइसेस जो स्टील प्राइसेस हैं वहाँ पर काफ़ी रिजिलियंस अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट मैक्वेरी ने टाटा स्टील पर आउट परफॉर्म की रेटिंग रखी है। सेकेंड हाईएस्ट टारगेट यहाँ पर इन्होंने 1817 रुपये के दिए हैं, बिना बदलाव के टारगेट जो है इन्होंने मेंटेन किए हैं। जेफरीज ने एस्ट्रल पर भी अपनी रिपोर्ट जाहिर की है, जिसमें इन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है, मेंटेन की है और टारगेट जो है 2120 रुपये से बढ़ाकर 2210 रुपये कर दिया है। मोर इंपॉर्टेंटली ऑयल इंडिया, यहाँ पर भी आप देखिए CLSA ने अपनी बाई रेटिंग रखी है और टारगेट सिग्निफिकेंटली रिवाइज किए हैं, 210 से बढ़ाकर अब 360 रुपये के टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। जोमेटो पर भी CLSA ने अपनी कवरेज जो है इनिशिएट की है और खरीदारी की राय के साथ 175 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर ये देते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट दो अंत में और रिपोर्ट्स है, जिसमें मॉर्गन स्टैनले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर अपनी राय दे रहे हैं। इन्होंने अंडरवेट मेंटेन किया है और टारगेट जो है 175 रुपये के रखे हैं और अर्निंग्स एस्टिमेट भी 3 से 4% FY 23-24 का घटाया है। और अंत में टेक महिंद्रा पर मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन की है 1900 रुपये के लक्ष्य के लिए, जहां पर ये मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ब्रॉड बेस्ड रेवेन्यू ग्रोथ के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं आगे, तैयार है सारे एक्सपर्ट्स, वक्त है पिक ऑफ द डे का। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आए हुए बंसल जी के साथ। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, एक तो आप अपनी इस गुलाबी टी शर्ट में चमक रहे हैं। आप लोगों को अनिल जी देखिए नजर परसेप्शन का फर्क होता है। मार्केट गिर गया तो अनिल जी लोग आपकी टी शर्ट से कोरिलेट करेंगे, और अनिल जी मेरा परसेप्शन ये है, आपकी गुलाबी टी शर्ट देख के अनिल जी मुझे उपकार पिक्चर का वो गाना याद आ रहा है। तो आप गैस करें अनिल जी, गैस कर पाए तो कर पाए, नहीं तो ट्विटर पर फॉलो। अनिल जी उपकार पिक्चर का गाना अनिल जी बिल्कुल आपकी टी शर्ट के रंग पर बिल्कुल फिट बैठता है। उपकार में तो एक तो था मेरे देश की धरती सोना उगले, मनोज कुमार वाली अनिल जी उपकार। हाँ वही मेरे देश की धरती सोना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वही वाला वही मूवी ना। नहीं देखिए अनिल जी, वो जीरो दिया तो पूरा पश्चिम का अनिल जी। उपकार गाना और भी अनिल जी जो आपकी टी शर्ट गुलाबी टी शर्ट से है। उपकार में अनिल जी प्रेम चोपड़ा जी भी थे, अकेले मनोज कुमार नहीं थे। ओके गुलाबी रात पता नहीं, ये तो गाना मैंने सुना नहीं, लेकिन आप जो करते वो आज मैंने भी कर लिया। वही लगा गूगल दीप ने मदद की। दीप थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये गाना मैंने सुना नहीं। मैंने भी आई डोंट पता नहीं, बंसल जी कहीं से तो निकाल, बंसल जी कहीं से लाए। चलिए बढ़िया, मैं सुनकर देखूंगा। बताएं सर। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है वेल्सपन कॉर्प, जो बिल्कुल भी चला नहीं है। जब जिसने रिकमेंड करा है वहां टॉप बना है। मैंने भी रिकमेंड करा हुआ है स्टॉक पहले, बट अब लग रहा है ये स्टॉक चलेगा। नीचे में एक अच्छा बेस बना हुआ है, 135 135 का स्टॉप लॉस है, 149 के इंट्राडे टारगेट के लिए वेल्सपन कॉर्प है मेरा पिक ऑफ द डे।
ओके, 149 के टारगेट के लिए वेल्सपन कॉप में करें खरीदारी, ये राय आती हुई दिख रही है। और कुणाल जी, आप चाहें तो, चाहें नहीं, आपको करना ही चाहिए ऐसा। आप पूरी तरह से जितना चाहें उतना बुरा माने बंसल जी का। उन्होंने आपको मेरे से ज़्यादा बढ़िया टी शर्ट पिंक आपकी ब्राइट एंड शाइनिंग आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए, उसके लिए आप जरूर बुरा मानेगा। और बताइए साथ ही पिक ऑफ द डे। अनिल जी, सबसे पहले सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल है अनिल जी, ये ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? कल आप गुड़गांव में थे, आज आप मुंबई में स्टूडियो में बैठे हैं और अनिल जी इतना मतलब चमक रहे हैं, तो अनिल जी ऊर्जा कहाँ से आती है? एक वक्त आएगा ऐसा कि सुबह का शो यहाँ से, दूसरे दिन कहीं लंदन से, अमेरिका से, ऐसा भी करेंगे। बिल्कुल, अब तो मोबिलिटी है, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और क्या चाहिए, बस वो हो गया तो काम हो जाता है, तो बस हो जाता है, कर लेते हैं। कुणाल जी, आप लोगों का प्यार है, और कल तो नेचर के बीच में थे तो तरोताजा होके ही आए, तो बहुत ही बढ़िया है। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है माइंड ट्री। कल हमने देखा था जब बाजार थोड़ा कमजोर हो रहा था तो सहारा मिल रहा था आईटी कंपनीज से, और माइंड ट्री के चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है आज भी माइंड ट्री में तेजी बनी रहेगी। बाय करके चले, यहां पर 4750 पर 4750 पर स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट पहला है 50-50 का, 50-50 का पहला टारगेट है, और मुझे लगता है 5200 तक माइंड ट्री जाना चाहिए। तो 50-50 के टारगेट के लिए माइंड ट्री में खरीदारी। बिल्कुल, हमारा भी फेवरेट स्टॉक रहा है माइंड ट्री हमेशा से, और यहाँ पर अच्छी तेजी बनने की संभावना। आइए, सचिन जी तैयार है। सचिन जी, बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले एक महीने से 520 के यहाँ पर आके स्टॉक थक जाता है, एंड पिछले कुछ दिनों में वापस फ्रेश एडिशन ऑन द शॉर्ट साइड ही नजर आए हैं। तो जिस तरीके से ओवरऑल इसकी रेंज है, मुझे लग रहा है अराउंड 480-475 के आसपास इसका बेस है, तो वहां तक तो ये पर्टिकुलर मूव पोजिशनली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो फिलहाल तो ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 510 के आसपास। बिकवाली करनी है टाटा मोटर्स में। शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा अराउंड 485। ओके, टाटा मोटर्स यहाँ पर बिकवाली करनी है और 480 तक के टारगेट की। क्या बात है, शॉर्ट पोजीशन भी बनने के संकेत आ रहे हैं। चलिए, बढ़िया है। सुमित जी, आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैं पिक ऑफ द डे भी बोलना चाहूंगा और ये पोजिशनल स्टॉक भी बोलना चाहूंगा। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए भी काम आता है, और ये स्टॉक कंटिन्यूस परफॉर्मर है। लास्ट 10 साल के चार्ट्स अगर मैं देख रहा हूं तो वो स्टॉक के अंदर हर साल ओवरऑल ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो स्टॉक का नाम है पीडीलाइट, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए है। स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, खरीदारी करें, कोई भी डिप आता है तो आज और आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक यहां से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। सबसे बढ़िया बात, कल मार्केट 200 पॉइंट नीचे था, लेकिन स्टॉक के अंदर 100 रुपए का तेजी देखने को मिला था और रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए थे। तो पीडीलाइट मेरे को लगता है कि स्टॉक यहां से इमीडिएटली 2525 से 2550 तक का मूव दिखा सकता है। 2400 का इसके अंदर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस होगा, लेकिन पोजिशनल नजरिए के लिए स्टॉक को खरीदारी करें। 2600 और 2750 के लेवल मेरे को लगता है आने वाले दिनों में पीडीलाइट में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा पीडीलाइट में। ओके, पीडीलाइट है वो स्टॉक, और ये माइंड ट्री में 50-50 के टारगेट दे रहे हैं कुणाल जी। पीडीलाइट में 25-25 के टारगेट दे रहे हैं सुमित जी। सुमित जी और कुणाल जी की उम्र में आधा आधा इतना फर्क होगा एक जनरेशन का। कुणाल जी कुछ बुरा मान जाएंगे। चलिए, तो 25-25 के टारगेट्स आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। वरिंदर बंसल है हमारे साथ तैयार, और वक्त है उनसे रिजल्ट्स के बारे में पूरा विश्लेषण लेने का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताइए, शुरुआत करिए अच्छे नतीजों के साथ। मॉर्निंग सर टू यू एंड एवरीवन। मैं सोचता हूँ कि कुछ थीम्स लेके आते हैं कि जो रिजल्ट्स आए, बट उस बास्केट में सबसे अच्छे नंबर्स कौन से आए। सब लोग टाटा स्टील की बात कर रहे हैं, बट सर मेरे हिसाब से जो एक सेक्टर एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा है कल भी और आज भी, वो है पीएसयूज। ओके, पीएसयूज में कल देखा सर, भारत डायनामिक के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, एचसीएल के नंबर्स बहुत बहुत अच्छे आए थे, और इवन सर जो कल नंबर्स रिपोर्ट हुए उसमें अगर मैं पीएसयूज का बास्केट ही बना लूं, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे वो राइट्स हो, चाहे वो नेवल लिग्नाइट एनएलसी इंडिया हो, चाहे वो एनएमडीसी हो सर, चाहे वो पीएफसी हो,
इन पांचों कंपनीज ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए। कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स देखिए सर, मतलब कि उसका एबिटा 6 गुना बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर और 32% बढ़ा है वाई एन वाई। मार्जिन 24% वर्सेज 7% क्वार्टर क्वार्टर वर्सेज 19% वाई एन वाई। वैल्यूएशन का तो आपको सबको पता है सर कि वो 5, 6, 7 टाइम पे ट्रेड करता है। राइट्स का नंबर देखिए, राइट्स का नंबर भी इस तरीके से था सर, जहां पे हमने देखा कि 150% एबिटा बढ़ा। सो सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ रही हैं, सेल्स के साथ साथ एबिटा और मार्जिन इंप्रूवमेंट दोनों चीजें हो रही हैं। नेवल लिग्नाइट के नंबर्स में कि आई नो कि यहाँ भी सबको पता था कि वॉल्यूम अपटेक आएगा, बट उन्होंने मार्जिन भी इंप्रूव किया। दैट इज वेरी वेरी ग्रेट थिंग। आपने देखा कि कुछ और स्टील कंपनीज में मार्जिन कम हो रहे हैं, चाहे सेल्स ऊपर जा रही है, बट एनएलसी ने तो सर 40% के आसपास मार्जिन दिया, क्वार्टर क्वार्टर 35% था। एनएमडीसी, क्योंकि अपने सबको पता था कि आयरन ओर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो नंबर्स खराब आएंगे, बट सर उस खराब एनवायरनमेंट भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। सो एक्सपेक्टेड था कि इसका जो एबिटा मेरे ख्याल में 2700 करोड़ आएगा, उसके सामने 3100 करोड़ एबिटा एनएमडीसी का आया। मार्जिन 45% एक्सपेक्टेड थे, 46% आए। क्योंकि हार्टनिंग इज कि उसका सिक्वेंशियली रियलाइजेशन ग्रो हो रहा है। सो ये एक सेगमेंट अगर मैं बोल सकूं सर, पीएफसी में 0.6 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है सर, और उसके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ऑलरेडी नीचे आ गए हैं। सो एक बास्केट जिसका नंबर बहुत अच्छा आया, आई थिंक वो पीएसयू था मेरे लिए, जो कल के नंबर्स आए। दूसरा बास्केट सर अगर मैं बात कर सकूं जल्दी से, वो है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट कोई भी हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो एंसिलरी हो, सब फायर कर रहा है सर। एक चीज मैं छोटा सा बोलना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में जो रियल एस्टेट बिल्डर कंपनीज होती है ना, आप उनका पीएनएल मत देखिए, क्योंकि उनका अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू अदर एंसिलरी कंपनीज। वहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलता है कि जब तक आपने पोजेशन नहीं लिया किसी ने, तब तक वो पीएनएल में नहीं जाएगा। सो पीएनएल आपको कभी अच्छा दिखेगा, कभी बुरा दिखेगा। पीएनएल इज मीनिंगलेस फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डर कंपनी। सो मैं वो ब्रिगेड और प्रेस्टीज को निकाल देता हूँ। ब्रिगेड का क्या था, उन्होंने सिर्फ प्री सेल्स नंबर नहीं दिया था, इसलिए उसका नंबर जरूरी है, क्योंकि उसका प्री सेल्स नंबर आया इस बार और वो बहुत अच्छा था सर। वो 36% वाई एन वाई ऊपर था, 72% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था। तो ये प्रेस्टीज और ब्रिगेड के नंबर अच्छे आए थे। बट जो एक नंबर बहुत अच्छा आया था वो था सोमानी सेरामिक्स सर। सोमानी सेरामिक्स का आप वॉल्यूम देख लीजिए, आप ब्लेंडेड टाइल रियलाइजेशन देख लीजिए, आप एबिटा देख लीजिए, मार्जिन देख लीजिए, हर तरफ से उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे। ये एक स्टॉक है, लोग जो भूल चुके हैं, 22-23 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक। एस्ट्रल बहुत बड़ा कंपनी है, बट एफएनडो में है, बट उसका नंबर बहुत अच्छा आया था, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा अच्छा नंबर आया था। और एक लास्ट कंपनी सर मयूर यूनिकोटर्स, मेरे ख्याल में हाईएस्ट एवर सेल्स है इस कंपनी की इस क्वार्टर में। मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, एबिटा 130% ऊपर था, एवरेज पीवीसी रेजिन प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्वार्टर 3 में भी दिखेगा। सो 16-17 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक, बट बहुत अच्छा है। बट पीएसयू बास्केट और रियल एस्टेट बास्केट, इफ आई हैव टू टेक अवे, दीस वर द टू थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी गुड, जिन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए। क्या बात है। तो दोनों ही सरकारी कंपनियां और रियल एस्टेट कंपनियां, और इस दिवाली पर इस साल के लिए संवत 2078 के लिए जो 4 थीम हमने चुनी उसमें से 2 ये थी, सरकारी कंपनियां, रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, ये सब चलने वाले। तो 2 के तो रिजल्ट्स आप देखिए बेहद दमदार आते हुए दिख भी रहे हैं, जैसा विश्लेषण वरिंदर ने करके बताया। अब बताइए कमजोर नतीजे। सर टाटा स्टील के बारे में अगर बात करें ना, तो सबको पता था खराब नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज की शॉर्ट कवरिंग हो जाए, सिंपल सी बात है। अगर आप नंबर्स देखेंगे सर, तो आपको 3,500-4 हजार करोड़ का एबिटा मिस दिखेगा, बट सर वो 3,500-4 हजार करोड़ का वन ऑफ है। उसमें 2 आइटम्स है, एक वो फेयर वैल्यू चेंज हुआ था, एक फॉरेक्स लॉस हुआ था, आप उसको निकाल दें तो एबिटा पर टन ऑलमोस्ट इन लाइन है जिस तरीके से था। सो आई डोंट थिंक सो कि टाटा स्टील ने कुछ ऐसा कुछ किया। आई थिंक टाटा स्टील अपनी रफ्तार पे चलता रहेगा जिस तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट चलेगा। रिजल्ट्स वर सॉफ्ट बट इट वाज एक्सपेक्टेड। बट खराब नंबर क्या था सर, अगेन केमिकल्स, भारत रसायन, क्लैरेंट केमिकल्स एंड ऑटोज में वैरक इंजीनियरिंग। भारत रसायन देखिए सर, सेल्स अगर क्वार्टर क्वार्टर 3% ऊपर गई है, पर एबिटा 30% नीचे आ गया है, 23% मार्जिन से 15% मार्जिन आ गया है। क्लैरेंट केमिकल सर, सेल्स 8% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, बट एबिटा 40% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, और मार्जिन सिर्फ 5.5% रह गए सर। तो आप देख रहे हो कि अभी कुछ केमिकल कंपनीज के जो मार्जिन भी हैं वो सिंगल डिजिट में आ गए हैं। और वैरक इंजीनियरिंग सर, जहां पे हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी कुछ अच्छा काम कर रही है, बट आई वाज सरप्राइज कि इसका सेल्स 3% ऊपर था, बट इसने एबिटा लॉस किया सर इस बार। सो दैट वाज हार्टनिंग टू सी फॉर वैरक इंजीनियरिंग। तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजे भी आज के सेशन में, इन पर भी आपको रखनी होगी नजर। मंडे को क्या होगा? मंडे क्या करेंगे वरिंदर?
आपके ऑफिस में आ जाएंगे सर। अरे मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए। मुझे लगता है एक आधा घंटे का ही शो कर लेना चाहिए जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं। तो ड्यूरिंग द डे एक प्लान कर ही लिया जाए, है ना, क्योंकि इतने रिजल्ट मतलब 14 तो FNO कंपनियां हैं और 5 निफ्टी की कंपनियां हैं, 800 कंपनियां कैश मार्केट की है, और 2 दिन की छुट्टी भी मैं आपको दे रहा हूँ सैटरडे संडे की, जिसमें आप आराम से काम कर पाएंगे। आज कुछ 200 कंपनीज में नंबर्स है ना सर? एब्सोल्युटली, जबरदस्त नंबर, मजा आएगा। चलिए तो बढ़िया है। मंडे को भी आपको इसी तरह का दमदार विश्लेषण वरिंदर की तरफ से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम विश्लेषण आज देने के लिए। आइए, तैयार है हमारे साथ कुछ और खास मेहमान, एस फॉर संदीप, एस फॉर सिद्धार्थ, दोनों ही तैयार है। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। आज जो पिक ऑफ द डे में मैं पहले ऑफर करूंगा पानी और उसके बाद ऑफर करूंगा चाय कुणाल जी को, और ये स्टॉक है। एक मिनट, पहले पानी और चाय, बहुत अच्छी बात है, इसी क्रम में रहिएगा। पहले चाय और बाद में पानी ऑफर मत करिएगा, और दोनों साथ तो बिल्कुल भी मत करिएगा, वो एक क्राइम होता है चाय पानी ऑफर करना, लेना भी और देना भी। अब बताइए आगे। अनिल जी, अगर आपको याद हो, पहले मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया चाय पानी के हिसाब से, तब भी आपने मुझे कहा था कि चाय पानी मत ऑफर करिए, पानी चाय ऑफर करिए। एब्सोल्युटली। देखो, रिमाइंड करते रहना चाहिए, याद दिलाते रहना। बताएं सर। तो ये खरीदारी की राय है टाटा कंज्यूमर पे। टाटा टी, टाटा कॉफी, हिमालय बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, तो ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन कर रही है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हाई ग्रोइंग बिजनेस जो है इनका, वो है टाटा संपन्न, पल्सेस, स्पाइसेस, इनका कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ब्रांडेड है संपन्न और लोग ब्रांडेड की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए कंजम्पशन बढ़ रहा है। ट्रैक्शन बहुत दिख रहा है इंडिया बिजनेस में, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हो रहे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से टाटा कंज्यूमर पानी, चाय, कॉफी, जो चाहे वो ले, टारगेट होगा 980 का। ओके, तो 980 का टारगेट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये है राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। पसंद है FMCG का काउंटर उनको। वागले साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। 223 का बंद है, मेरा 218 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है 232, 234 तक जाने के लिए तैयार है आज और मे बी मंडे के दिन। ओके, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर करें खरीदारी। पिछले कुछ दिनों में बढ़िया ब्रेकआउट भी आया है, और आई थिंक ये MSCI इंक्लूजन में भी शामिल हो चुका है। तो डबल ट्रिगर्स हैं इस काउंटर के लिए, नजर रखते हैं इस काउंटर पर।